हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक शायरी के साथ क्लास 10th साइंस 150 सीरीज का शुभारंभ करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने को मजबूर हो जाए। इसी के साथ पहला प्रश्न का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पर कि यदि 20 ओम, 50 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तीन प्रतिरोध को हम जोड़ रहे हैं, तो तीन प्रतिरोध को हम जब जोड़ते हैं समतुल्य प्रतिरोध बनाने के लिए, तो समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। जब इस फॉर्मूला से हम तीनों प्रतिरोध को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, तो वो रिजल्ट आएगा 22 ओम। 22 ओम राइट आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी। किसने की थी, तो फैराडे ने किया था। फैराडे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा दोनों दर्पण में बनते हैं, दोनों गोलीय दर्पण में बनते हैं, दोनों गोलीय दर्पण में बनते हैं। उत्तल दर्पण तो बनाता ही बनाता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, लेकिन अवतल दर्पण भी बनाता है। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा या तो उत्तल एवं अवतल, यानी अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा राइट ऑप्शन। यानी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र का कॉइल है, ठीक। कॉइल के अंदर, इसके अंदर बिना टच किए हुए जब घूमेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्धारण करेगा, जिसका कि एसआई मात्रक क्या हो जाता है, टेस्ला होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। यहाँ पर तो सभी कोई ईंधन है, यहाँ पर जो भी है ऑप्शन दिया हुआ है, सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस और कोयला, चारों खाना बनाने वाले ईंधन नहीं है, लेकिन सभी कोई ईंधन है। इसलिए यहाँ पर खाना बनाने वाला जो ईंधन नहीं है वो सीएनजी है। सीएनजी का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो रहता है, सर्च लाइट में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का यहाँ कार्य होता है कि वह अनंत से जब कोई प्रकाश आता है तो उसको क्या करता है, फोकस पर केंद्रित करता है। इसी कारण से सर्च लाइट का प्रयोग अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है, या परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। यानी आंख का जो रंगीन भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। या और इसको इंग्लिश में हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? IRIS, आइरिस कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं, जो कि नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? तो हम लोग जानते हैं और बता भी चुके हैं कई बार ऑब्जेक्टिव सेशन में कि एक साधारण प्रिज्म जो रहता है 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए देखते हैं 5 सतह कैसे कैसे होते हैं। तो ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म में 1 2 आगे पीछे वाला, 3 4 और एक नीचे वाला 5। यानी हम कह सकते हैं इस फिगर को देखने के बाद कि एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि दर्पण का आकार या प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। तो दर्पण होगा, देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर बन रहा है। वस्तु के बराबर जब प्रतिबिंब का आकार बनेगा, हमेशा यहाँ कह रहा है, देखिएगा हमेशा कह रहा है, तो हमेशा मात्र और मात्र एक ही दर्पण में, इस हमेशा पे ध्यान जब दीजिएगा तब रिजल्ट जो निकलेगा वो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु जो रहता है वो प्रतिबिंब का आकार का बनता है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। तो क्या होगा? तो जब हम जानते हैं कि कोई भी उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और वो उपकरण जो रहता है उसे हम लोग विद्युत मोटर के नाम से जानते हैं। विद्युत मोटर के नाम से जानते हैं। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि समान नेत्र अधिकतम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो कितना दूर तक की वस्तु को कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रहता है वो बेहतर तरीके से देख पाता है। तो बेहतर तरीके से कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका आंख स्वस्थ है वो अनंत तक की वस्तुओं को देख पाता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वास्तव में वह 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। यानी म्यू का जो मान रहता है कितना होता है? 1 से अधिक रहता है। 1 से अधिक कितना होता है? 1.33 होता है। 1.33 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए दूर बिंदु का है या स्पष्ट देख सकता है दूरी कितनी दूरी तक की वस्तुओं को, तो दोनों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अनंत।
अनंत हो जाएगा यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग या किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य देखने के लिए किया जाता है। देखिए पार्श्व दृश्य कह रहा है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, एक एम ए बराबर होता है, एक एम ए बराबर होता है, तो एक एम ए जो होता है यानी एक माइक्रो नहीं है, ये मिली एम्पेयर है, एक मिली एम्पेयर है। तो एक मिली एम्पेयर जो रहता है, एक मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है, जबकि एक माइक्रो एम्पेयर जो रहता है वो 10⁻6 एम्पेयर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻6 एम्पेयर के बराबर होता है एक माइक्रो एम्पेयर, जबकि एक मिली एम्पेयर जो रहता है 10⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो डीजल का प्रयोग होता है भारी वाहनों में, भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी हम तीनों ऑप्शन के देखने के बाद कह सकते हैं कि इन में से सभी जगह पर डीजल का उपयोग होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न की सौर सेल और सौर ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस ऊर्जा में करते हैं, तो सौर सेल जो रहते हैं, सौर सेल विद्युत जो रहते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है। देखिए विद्युत चुंबक बनाना है हमें, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग किसी भी कॉइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक नर्म लोहे की छड़ को डालते हैं, नर्म लोहे की छड़ को डालते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा कहता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि ओम का नियम है। देखिए ओम का क्या नियम है, ओम का जो नियम है वो V बराबर आई आर होता है, क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 22 कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है। किसका एसआई मात्रक बताना है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है। चाहे विभवांतर हो या विभव हो, या विभव हो, दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है ए मीटर का प्रयोग होता है। ए मीटर का प्रयोग होता है, तो ए मीटर का प्रयोग जो होता है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही कम रहता है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए, जब उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी? उत्तर से वो दक्षिण की ओर हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? तो -20 सेंटीमीटर। कितना है? -20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा है? देखिए, -20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। तो ऋणात्मक में फोकस दूरी किसका होता है? तो ऋणात्मक में फोकस दूरी जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक में होता है, यानी माइनस है जैसे ही लगा हुआ तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण क्या है? उत्तल है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जो जल रहता है वो कम गहरा दिखाई देता है, तो वो किस घटना के कारण तालाब का जल कम गहरा प्रतीत होता है या कम गहरा दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण तालाब का जल कम गहरा प्रतीत होता है, कम गहरा प्रतीत होता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न कि विद्युत मोटर परावर्तित करता है। तो विद्युत मोटर वहां पर किसमें परावर्तित किया था? तो विद्युत मोटर जो होता है वो परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन उभय धर्मी ऑक्साइड है? देखिए, उभय धर्मी ऑक्साइड के बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चार दिए हुए हैं तो इसमें उभय धर्मी जो ऑक्साइड है वो कौन है? Al2O3 है। उभय धर्मी ऑक्साइड Al2O3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, यानी बैलेंस इक्वेशन बताना है। BALANCED बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमको कैसे पता चलेगा कि समीकरण संतुलित है? तो हम बताए हैं अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों में जो तत्व होते हैं दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नॉर्मल एक छोटा सा समीकरण जो दिया हुआ है H2 + Cl2, इसके बाद HCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? दो गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस तरफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है या क्लोरीन की संख्या भी कितना है? 1 है। जब दोनों समीकरण को हम बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 का प्रयोग करेंगे, और जब 2 का प्रयोग करेंगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यानी हम कह सकते हैं समीकरण को देखने के बाद कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
निम्न में कौन अम्ल नहीं है? देखिए अम्ल की चर्चा कर रहा है, अम्ल नहीं है यानी 7 से कम उसका क्या है, पीएच मान नहीं है। तो 7 से पीएच मान कम किसका नहीं है? तो KOH वो अम्ल नहीं है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? देखिए कोई भी क्षारक है, क्या है? तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, ये कह रहा है। तो क्षारक को जब जल में हम लोग घोलते हैं तो OH निगेटिव हमें प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोक्सिन आयन हमें मिलता है, हाइड्रोक्सिन आयन मिलता है, यानी OH निगेटिव आयन मिलता है। क्षारक को जल में घोलने पर OH निगेटिव आयन हमें मिलता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम कह रहा है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होगा? मीथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, यानी IUPAC नाम मीथेनोइक अम्ल होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। अब यह 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र बताना है। तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का जो सूत्र होता है ROH होता है, यानी OH यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड OH जो है यहाँ पर एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। आज पूरे 50 प्रश्नों को हम करेंगे, पूरे 50 प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड इसमें से कौन है? तो वीक एसिड इसमें से जो है सबसे वीक एसिड है CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये चला जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जब चला जाता है COOH, तो CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होते हैं, और हम आप लोगों को कह चुके हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक के परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछता ही पूछता है, हर बार पूछते आया है और इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग कम से कम तो 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? देखिए बायोगैस की चर्चा हो रही है। कौन सा गैस की चर्चा हो रही है? तो बायोगैस की चर्चा हो रही है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है, CH4 होता है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और CH4 जो होता है इसमें इसको हम लोग बनाते हैं, इसका आबंध बनाते हैं, इसका आबंध बनाते हैं, ठीक, इसका आबंध बनाते हैं। तो इसका जब आबंध बनाएंगे तो C हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो CH4 जो इसका क्या हो जाएगा?
मुख्य घटक हो जाएगा, यानी बायोगैस मुख्यतः जो होता है CH4 होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक को हम लोग NaCl कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ रहते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं A+B C+D होता है, यानी एसिड और बेस को मिलने से क्षार प्लस लवण प्लस जल बनते हैं। लेकिन कह रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेना, अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो ये भाग लेता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो रहते हैं, जिसे हम लोग अभिकारक के नाम से कहते हैं, जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं, यानी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग यानी 18वां ब्लॉक, 18वां ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। हीलियम जो है उसका परमाणु संख्या 2 होता है और वो शून्य वर्ग का तत्व है, यानी 18वां पीरियोडिक टेबल में वो स्थित है, यानी राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। देखिए हम क्या बोले, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा परमाणु संख्या, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कह रहा है, तो सबसे अधिक जो कार्बनिक यौगिक अभिक्रियाशील होता है वो कौन होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो C2H4 होता है, C2H4 होता है, यानी और ये जो रहता है एल्काइन समूह का है, एल्काइन समूह का C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है ताम्र, ताम्र मतलब तांबा एवं टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र एवं टीन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कांसा कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 की तरफ। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कह रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into हाफ H2O होता है। क्या होता है? हाफ H2O होता है। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन में है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 की तरफ। 45 में प्रश्न क्या कह रहा है? 45 में प्रश्न कह रहा है कि अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? तो अम्ल एवं क्षार को अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल बनते हैं, लवण एवं जल का बनते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति तेल में क्या होता है? तो वनस्पति तेल जो रहता है वो क्या होता है? लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? देखिए ब्यूटेन की चर्चा किया है, तो ब्यूटेन जो रहता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन रहता है, लेकिन उसका समावयवी की संख्या जो रहती है वो कितनी होती है? तो वो 2 होते हैं। ब्यूटेन में 2 समावयवी होते हैं, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार है। तो मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी दिया, जो पीरियोडिक टेबल दिया है, उस पीरियोडिक टेबल का क्या आधार है? तो मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। 49 में प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कह रहा है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन पहले कह रहा है, तो नाइट्रोजन क्या है? 1 है, और हाइड्रोजन क्या है? 1:3 होता है। 1:3 होता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो कमरे के तापमान पर जो द्रव होता है वो कौन होता है? तो कमरे के तापमान पर एथेनॉल द्रव होता है, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को आज करते हैं कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।